नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया एआई आधारित किसान केंद्रित प्लेटफॉर्म भारत विस्तार का शुभारंभ। कहा, किसानों का एआई साथी खेती को बनाएगा आधुनिक। मौसम, मंडी भाव योजनाएं एक कॉल पर होंगी उपलब्ध। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। गांधीनगर में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों के साथ मंथन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उठाया बड़ा कदम। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 25 लाख महिलाओं को दिया 10-10 हज़ार रुपये का तोहफा। भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते से भारतीय कृषि क्षेत्र को मिले कई महत्वपूर्ण लाभ। समझौते के तहत भारतीय कृषि उत्पादों के लिए निर्यात अवसरों में हुई वृद्धि। किसानों के हितों की गई सुरक्षा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने बिहार में टेक्सटाइल क्लस्टर पर दिया जोर। कहा, वस्त्र मंत्रालय बुनकरों की सालाना आय 2031 तक 5 लाख से 10 लाख के बीच करने की योजना पर कर रहा है काम। और समाचार अब विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जयपुर में एआई साथी भारत विस्तार के लॉन्च समारोह में कहा कि किसानों को डिजिटल तकनीक के माध्यम से सीधे और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि भारत विस्तार पहल के जरिए किसानों को फसल चयन, बुआई का समय, उर्वरक की मात्रा और मौसम संबंधी जानकारी मोबाइल पर उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से किसानों को किसी बिचौलिए या कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी और तकनीक के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाकर कृषि क्षेत्र को और भी मजबूत किया जाएगा। टेक्नोलॉजी का मतलब यह है कि कोई बाबू परेशान नहीं कर पाए, कोई और अधिकारी परेशान नहीं कर पाए। सीधे जानकारी है, उसके आधार पर आपको सेवाओं का लाभ मिल जाए। और ये सोच है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। उनके नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है, जहां हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नागरिक को, हमारे किसान भाई बहनों को भी सेवा आसानी के साथ, सरलता के साथ उपलब्ध कराने की कोशिश कर सके। इस प्रयास में हम लोग लगे हैं और इसलिए भारत विस्तार एक नई क्रांति का शंखनाद है, जिससे सारी जानकारियां आपके मोबाइल पर आपको मिलेगी और उसके बाद उन जानकारियों को लेके आप कौन सी फसल बोएं, कब बोएं, कहां बेचें, कौन सा खाद डालें, कितना डालें, इन सब चीजों को कर सकें। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और कृषि उत्पादन बढ़ाने पर विशेष जोर दिया है। नई उन्नत किस्मों के विकास और अनुसंधान के माध्यम से खेती को आधुनिक बनाया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है मैकेनाइजेशन और तकनीक के उपयोग से उत्पादन लागत कम कर किसानों का मुनाफा बढ़ाना है। और इसलिए प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
किसान कल्याण का महायज्ञ चल रहा है। हमारा लक्ष्य है उत्पादन बढ़ाना। उसके लिए नई नई किस्में आईसीआर फसलों की तैयार कर रहा है। उत्पादन की लागत घटाना, मैकेनाइजेशन और तकनीकी का इस्तेमाल करके कम लागत में उत्पादन कैसे हो ताकि प्रॉफिट बढ़े, उसका प्रयास। किसान को उसके उत्पादन का दाम देना, और इसलिए एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदी की हमने कोशिश की है। मौसम की मार अगर फसल को बर्बाद कर दे तो नुकसान की भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से करते हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह, गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। अमित शाह गांधीनगर में सहकार से समृद्धि के अंतर्गत सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों के साथ मंथन करेंगे। ये मंथन मीटिंग पीएम मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है, जिसमें कोऑपरेटिव सेक्टर को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, मॉडर्न और मेंबर सेंट्रिक बनाने के लिए स्ट्रक्चरल सुधारों पर फोकस किया जाएगा। अगली खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 25 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये का तोहफा दिया गया। ये राशि सीधे लाभार्थी महिलाओं के खाते में भेजी गई है। कुल मिलाकर लगभग 2500 करोड़ रुपए की राशि महिलाओं के बीच रोजगार को बढ़ाने के लिए वितरित की गई है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक परिवार की कम से कम एक महिला सदस्य को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाना है। अब तक इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 1,56,00,000 से अधिक महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये की राशि प्रदान की जा चुकी है। इस योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की राशि दी जानी है। पहले महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये रोजगार के लिए दिया जाता है। उसके बाद बेहतर प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को आगे की राशि काम के अनुसार तय की जाती है। भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते से भारतीय कृषि क्षेत्र को कई महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। इस समझौते के तहत भारतीय कृषि उत्पादों के लिए निर्यात अवसरों में वृद्धि हुई है और किसानों के हितों की सुरक्षा भी की गई है। 2024 में भारत का कृषि निर्यात अमेरिका को 3.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा, जिसे 1.3 बिलियन डॉलर का अधिशेष प्राप्त हुआ। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में टेक्सटाइल क्लस्टर पर जोर दिया है। उन्होंने मधुबनी में कहा कि आने वाले वक्त में बिहार को भी टेक्सटाइल क्लस्टर मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वस्त्र मंत्रालय बुनकरों की सालाना आय 2031 तक 5 लाख से 10 लाख के बीच करने की योजना पर काम कर रहा है। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक अभी AI का ज़माना है। मिथिला और गोदाना पेंटिंग के साथ साथ देश की पारंपरिक कला को नए अवतार में लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ये अगली पीढ़ी के लिए नई ताकत बनेगा। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक बिहार में डबल इंजन की सरकार हर क्षेत्र में विकास कर रही है। टेक्सटाइल क्लस्टर आने वाले समय में बिहार को भी पीएम मोदी देंगे। भारत सरकार टेक्सटाइल मंत्रालय ने तय किया है अभी पायलट में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में जितने वीवर होंगे 2031 तक मेरा प्लानिंग है कि कैसे उनकी आमदनी साल में मिनिमम 5 लाख से 10 लाख के बीच में वीवर की इनकम हो। कम लागत, कम देखभाल और लंबे समय तक मुनाफा, बांस की खेती आज किसानों के लिए नई उम्मीद बनकर उभर रही है। राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत सरकार किसानों को सब्सिडी देकर इस खेती को बढ़ावा भी दे रही है। देखिए यह खास रिपोर्ट। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांस उत्पादक देश है। बदलते दौर में किसान पारंपरिक फसलों से आगे बढ़कर ऐसी खेती की ओर रुख कर रहे हैं जो कम लागत में ज्यादा मुनाफा दे। बांस की खेती इसी दिशा में एक मजबूत विकल्प बनकर सामने आई है। पूरे विश्व में बांस की तकरीबन 1400 से अधिक प्रजातियां हैं, जिसमें से सबसे अधिक भारत में पाई जाती हैं। ये फसल कम पानी में भी तैयार हो जाती है और एक बार लगाने के बाद 40 से 50 साल तक उत्पादन देती है। विशेषज्ञों के अनुसार बांस की खेती के लिए ज्यादा उपजाऊ जमीन की जरूरत नहीं होती।
अच्छी जल निकासी वाली बलुई मिट्टी में ये तेजी से बढ़ता है। रोपाई आमतौर पर बरसात से पहले की जाती है और पौधों के बीच 5 मीटर की दूरी रखी जाती है। 3 से 5 साल में फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है और इसके बाद हर साल नए कल्ले निकलते रहते हैं। बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय बांस मिशन शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य है किसानों की आय बढ़ाना, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करना। योजना के तहत किसानों को पौधरोपण पर सब्सिडी दी जाती है। कुल लागत का 50% तक अनुदान दिया जाता है। सरकार प्रति पौधा लगभग 120 रुपए तक की सहायता देती है। बांस से जुड़े उद्योगों और प्रोसेसिंग यूनिट्स को भी 50% तक अनुदान दिया जाता है। यानी खेती से लेकर बाजार तक सरकार हर स्तर पर मदद कर रही है। राष्ट्रीय बांस मिशन से जुड़ने के लिए आधिकारिक वेबसाइट nbm.nic.in पर पंजीकरण करना पड़ता है। इसके लिए nbm.nic.in की वेबसाइट पर जाकर किसान पंजीकरण पर क्लिक करें। राज्य, जिला, तहसील, गांव चुनें, आधार और बैंक जानकारी भरें और फिर पंजीकरण संख्या प्राप्त करें। बढ़ती बाजार मांग और सरकारी सहायता के साथ बांस की खेती किसानों के लिए अस्थायी आमदनी का जरिया है। लिहाजा कम लागत और लंबे समय तक उत्पादन देने वाली ये फसल आने वाले समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती दे सकती है। शमीम अख्तर, किसान समाचार। एआई के क्षेत्र में भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है? उद्योग के अंदर एआई का प्रयोग कर किसी कमी का पारंपरिक स्तर पर पता लगाने के साथ साथ बड़े पैमाने पर कास्ट में कटौती भी की जा सकती है। देखिए संवाददाता नीरज सिंह की ये रिपोर्ट। एआई का प्रयोग हम अपने जीवन में कैसा कर सकते हैं, किस तरीके से उसका प्रयोग कर सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल है। आप देखें कि रक्षा नेट एआई है और ये एक तरह से इंडस्ट्री में लगा हुआ है। और इंडस्ट्री में किस तरीके से काम करता है कि अगर इंडस्ट्री में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी है, जैसे आप सपोज करो कि रेलवे का कोई प्लांट है, तो ये जो रेल की पटरी है ये बनाई जा रही है और इसमें आप देखें कि एआई लगा हुआ है। तो ये आपको यहाँ पर दिख रही होगी कि ये जो रेल की जो पटरी है वो दिख रही है। अगर इस पटरी में किसी भी लेवल पर कोई डिफेक्ट आता है तो तुरंत उसका जो पता है वो लगाया जा सकता है और बड़े पैमाने पर जो डिफेक्ट है उसको एक तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। और ऐसा ये एक जस्ट उदाहरण है, इसको कहीं पर भी किसी भी इंडस्ट्री में लगाया जा सकता है और जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें और ज़्यादा बेहतरी की जा सकती है। किरण सर इस समय हमारे साथ हैं। सर, क्या अगर हम इस एआई की बात करें, इसको क्या बोलते हैं और क्या इसका पर्पज़ है, क्या उद्देश्य? देखिए, हमारे हिंदुस्तान में एक जो कमी है हमारे मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स में, वो है क्वालिटी। और क्वालिटी का उसका आइडेंटिफिकेशन, डिफेक्ट का आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो जितना ज़्यादा हम डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन करेंगे उतना हमारा प्रोडक्ट बेटर क्वालिटी का रहेगा। तो अभी मैनुअली होता है मोस्टली, तो उसको हमने एआई यूज़ करके जो है नंबर ऑफ डिफेक्ट्स जो हम पकड़ रहे हैं दैट इज़ मच मोर देन व्हाट कुड हैव बीन डन मैनुअली। तो ये वाला प्रोडक्ट ये करता है कि कंप्यूटर विजन यूज़ करके किसी भी, ये तो सिर्फ स्टील प्लांट की बात नहीं है, किसी भी प्लांट में यूज़ हो सकता है और हम रियल टाइम बेसिस पे उस प्रोडक्ट के ऊपर कोई डिफेक्ट अगर है विजुअली पता लग सकता है तो वो हमारा सिस्टम पकड़ सकता है। अगर हम एआई समिट की बात करें तो 600 के करीब जो स्टार्टअप हैं वो जो टॉप क्लास के स्टार्टअप हैं वो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये आपने देखा रक्षा नेट एआई कि किस तरीके से प्लांट के अंदर इसको लगाया गया है और जिसका प्रयोग करके कोई भी प्रारंभिक स्तर पर अगर कोई गड़बड़ी है तो उसे रोका जा सकता है। और ये पूरी तरीके से स्वदेशी। नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट की शुरुआत हो चुकी है। भविष्य में एआई अलग अलग सेक्टर्स में काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। अब किस तरह से एआई हमारे देश के बुनकरों की आय बढ़ाने में मदद करेगा, ये देखते हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र की खास रिपोर्ट में। एआई किस तरह से हर सेक्टर में भविष्य में मददगार होने वाला है, इस वक्त आप देखिए, ये देखकर ही आप जान गए होंगे कि बुनकर जिस पर साड़ी बुनते हैं और तमाम आप कपड़े देख रहे हैं वो बुनकरों की मेहनत का नतीजा है। तो डिजाइन कैसे बने उसमें किस तरह से एआई अब आ रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बी राघवन मौजूद हैं। बी राघवन जी, इसे देखकर लगता है कि बुनकर की याद आ जाती है कि बुनकर बैठ के बीन रहा है, कपड़े तैयार कर रहा है। तो कैसे मददगार हो गई आपकी एआई डिजाइनिंग बुनकर के लिए, थोड़ा सा बताइए।
तो आज एक अच्छा मॉडर्न डिज़ाइन करने के लिए 2 या 3 महीने लगता है, पहले वो डिज़ाइन टू वीव करने में। तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया है व्यूअर्स को कि हाँ, वो अच्छा सा अच्छा डिज़ाइंस, बहुत मोटिव्स, ऑप्शंस उनको मिलेगा, डिफरेंट शेड्स चूज़ करने में मदद करेगा और जल्दी से जल्दी वो डिज़ाइन प्रोसेस कंप्लीट करने में भी मदद करेगा। तो वो जल्दी उनका पूरा फोकस वीविंग करने में वो एफर्ट डाल सकते हैं। सेकंड क्या है कि जब हम वो डिज़ाइन फाइनल होता है उसके बाद वो इधर एक माइक्रोचिप है, वो माइक्रोचिप में अपलोड कर सकते हैं, ये डिवाइस में अपलोड कर सकते हैं। और इसके साथ एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हमने बनाया है जो ये पूरा लूम को, हैंडलूम को वो ऑपरेट करने में मदद करता है वीवर को। और कैसे मदद करता है कि जो डिज़ाइन हमने अपलोड किया है वो डिज़ाइन से जो थ्रेड लगाना है, कहाँ पे लगाना है, और वो गाइडेड वीविंग करता है। तो अगर मैं बुनकर हूँ, इधर बैठ के काम कर रहा हूँ, तो मुझे ये मशीन इंटेलिजेंटली बताता है कि कौन सा थ्रेड यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। तो एक जूनियर बुनकर भी एआई के साथ अच्छा सा अच्छा डिज़ाइन, अच्छा सा अच्छा क्वालिटी का वीविंग कर सकता है। थोड़ा सा सरल भाषा में समझना चाहे कि एक बुनकर अगर मान लीजिए कि एक समय में एक साड़ी बुनता है तो वो समय कितना कम हो जाएगा एआई की मदद से, वो तो कि मुख्य तो बात वही है। हाँ, तो ऑन एन एवरेज 50% कम हो सकता है और ज़्यादा वॉल्यूम भी वो डिलीवर कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। इसमें एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1804 में जकार्ड ने पहला ये जकार्ड लूम इन्वेंट किया था और जकार्ड से पंच कार्ड आया, पंच कार्ड से कंप्यूटर आया और कंप्यूटर से अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बात कर रहे हैं। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही जकार्ड लूम का मदद कर रहा है और पूरा री इन्वेंशन हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी का 200 साल में इतना डेवलपमेंट्स है कि जकार्ड भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है अभी, और दोनों वीवर को कैसे वो एडवांटेज दे सकता है वही हमारा फोकस है। टाटा ग्रुप का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है हर एक आदमी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेनिफिट होना चाहिए, उनको रोजगारी में मदद करना चाहिए। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात इन्होंने कही है कि बुनकर की जो क्षमता है, कार्य क्षमता है, वो बढ़ जाएगी जब इस तरह से एआई का इस्तेमाल होगा। तो अगर एक साड़ी बुनने में जितना समय लगता है बीनने में, तो उतने में 2 साड़ी बुनकर बीन सकेगा और मार्केट में उसकी जो क्षमता है, उसकी जो कमाई की जो कुल क्षमता है वो भी बढ़ेगी। तो इस तरह से एआई मददगार हो रहा है अलग अलग सेक्टर्स में। तो किस तरह से हैंडलूम में मददगार होने जा रहा है आप देखिए। ये एआई डिजाइनिंग के जरिए उनको डिजाइनिंग में आसानी होगी और उनको ये हेल्प भी करेगा एआई कि किस तरह से तेजी से वो कपड़ा तैयार कर सकते हैं, साड़ी तैयार कर सकते हैं, जो भी कपड़ा वो बुन रहे हैं वो तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिए, जो ये बात कही जा रही है कि एआई कैसे मददगार होगा, तो उसकी एक वानगी यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। कैमरामैन सुनील राणा के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए अब किसान समाचार में जानते हैं देश में मंडी भाव। देश की ज्यादातर मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। इसी वजह से कीमतों में भी फिलहाल कोई बड़ा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की अमरेली मंडी में 14 फरवरी को बाजरे की कीमत 2,750 रुपए थी, लेकिन 16 फरवरी को इसमें 250 रुपए की नरमी आई और भाव 2,500 रुपए पर आ गया। वहीं मेहराणा मंडी में भी बाजरे की कीमतों में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 14 फरवरी को बाजरा 2100 रुपए पर बिक रहा था, जो 16 फरवरी को 175 रुपए गिरकर 1925 रुपए पर पहुंच गया। हालांकि राजस्थान की जयपुर ग्रामीण मंडी में इसके उलट तेजी दर्ज की गई। यहाँ 14 फरवरी को बाजरे का भाव 1987 रुपए था, जो 16 फरवरी को 115 रुपए बढ़कर 2102 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में हल्की गिरावट देखने को मिली। यहाँ 15 फरवरी को बाजरा 1835 रुपए में बिका, जबकि 16 फरवरी को इसके दाम 20 रुपए घटकर 1815 रुपए पर आ गए। अब अगर पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में कमी की उम्मीद जताई जा रही है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2025-26 में खरीफ बाजरे की पैदावार
4-8 लाख टन रह सकती है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये 99.78 लाख टन रही थी। इस वक्त मंडियों में ज्वार की आवक सामान्य ही बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। एगमार्कनेट पर इसके हाजिर भाव को देखें तो गुजरात की जसदण मंडी में 14 फरवरी को ज्वार का भाव 5,500 रुपए था और 16 फरवरी को भी दाम बिना किसी बदलाव के 5,500 रुपए पर ही बने रहे। वहीं गुजरात की ही मोरबी मंडी में ज्वार की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। यहाँ 14 फरवरी को ज्वार 5,850 रुपए पर थी, लेकिन 16 फरवरी को इसके सौदे 400 रुपए टूटकर 5,450 रुपए पर आ गए। जसदण मंडी की तरह ही राजकोट मंडी में भी ज्वार के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। यहाँ 14 और 16 फरवरी दोनों ही दिन ज्वार 5,500 रुपए के स्तर पर बिकती दिखी। इसी तरह महाराष्ट्र की कोल्हापुर मंडी में भी ज्वार की कीमत स्थिर रही। बीते शनिवार को ज्वार का भाव 4,500 रुपए था और सोमवार को भी यही भाव बरकरार रहा। अब अगर पैदावार की बात करें तो ज्वार के बाजार पर इसका असर आगे देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान बताते हैं कि साल 2025-26 में खरीफ ज्वार की पैदावार घटकर 15.21 लाख टन रह सकती है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये 17.37 लाख टन रही थी। यानी इस बार खरीफ ज्वार की उपज में करीब 2.16 लाख टन की कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसका असर आगे चलकर कीमतों पर भी पड़ सकता है। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखे अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। राजस्थान में किसान गेहूं और जौ की फसलों में आवश्यकतानुसार सिंचाई करते रहें। शुष्क पश्चिमी मैदान क्षेत्र में जीरा और सरसों में हल्की सिंचाई करें। वहीं सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान क्षेत्र में किसान सरसों और चने में जरूरत के हिसाब से पानी दें। दक्षिण पूर्वी आर्द्र मैदान क्षेत्र में किसान रबी फसलों जैसे सरसों और चने में शाम के समय हल्की सिंचाई करें ताकि मिट्टी की नमी बनी रहे और तापमान के उतार चढ़ाव का असर कम हो। अब बात महाराष्ट्र की। कोंकण क्षेत्र में किसान लोबिया, काली मिर्च और हल्दी की कटाई जारी रखें और ग्रीष्म मूंग की बुवाई पूरी करें। रोपी गई धान की फसल में 2 से 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। मध्य महाराष्ट्र में गेहूं, ज्वार, सूरजमुखी, कुसुम, चना, प्याज, हल्दी और अदरक की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। साथ ही ग्रीष्म मूंगफली और सूरजमुखी की बुवाई पूरी करें तथा जल्दी पकने वाली गन्ने की किस्मों की रोपाई जारी रखें। मराठवाड़ा में किसान अलसी, आलू, हल्दी और अदरक की कटाई करें और गन्ने की बुवाई जारी रखें। विदर्भ में अरहर की पकी फसल की कटाई पूरी करें और ग्रीष्म मूंगफली, तिल, सूरजमुखी, तरबूज व खरबूजे की बुवाई जारी रखें। साथ ही रबी फसलों, सब्जियों और बागानों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। अब नजर डालते हैं गुजरात पर। मध्य गुजरात में अरंडी की पकी फलियों की कटाई करें। भाल और तटीय इलाकों में कपास की तुड़ाई जारी रखें। दक्षिण सौराष्ट्र में अरहर की कटाई करें। दक्षिण गुजरात में केले की फसल में जरूरत के अनुसार पानी दें। अधिक वर्षा वाले दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में बैंगन, टमाटर और मिर्च की तुड़ाई करें। वहीं उत्तर सौराष्ट्र में किसान मूंगफली, तिल और सब्जियों की बुवाई कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। राजमा की बुआई के लिए अभी का समय उपयुक्त है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले। बोते समय कतार से कतार के बीच की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, जबकि बीज से बीज का फासला 10 सेंटीमीटर के करीब रखें। राजमा के लिए 2-3 बार सिंचाई की जरूरत होती है। बुआई के 4 हफ्ते बाद पहली सिंचाई करें, लेकिन ये सिंचाई हल्की ही होनी चाहिए।
बाद में 1 माह के अंतराल पर सिंचाई करते रहे। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई कर लें। गुड़ाई के समय थोड़ी सी मिट्टी पौधों पर चढ़ा दें। इससे फलियां लगने पर पौधे गिरेंगे नहीं। राजमा को मोज़ेक रोग लग जाता है। पत्तियों पर इसका असर दिखते ही कृषि वैज्ञानिक की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। साथ ही जिन पौधों में बीमारी लगी है उन्हें निकाल कर पहले ही फेंक दें। राजमा की फसल में सफेद मक्खी या माहू कीट भी लग जाता है। राजमा की फलियां 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। कटाई के बाद फसल को 1 दिन के लिए खेत में पड़ी रहने दें। बाद में मड़ाई करके दाना निकाल लें। मड़ाई समय पर करें, वरना फलियां चटक जाती हैं और दाने खुद ब खुद बाहर निकल आते हैं। 1 हेक्टेयर फसल से आमतौर पर 15 से 20 क्विंटल तक राजमा की पैदावार ली जा सकती है। खेती किसानी के साथ आइए अब नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में खास खबर एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में गलगोटियास यूनिवर्सिटी ने भारत मंडपम में अपने 350 करोड़ रुपए से अधिक के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम का प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय ने खुद को देश के सबसे बड़े निजी एआई निवेशकों में शामिल करते हुए NVIDIA आधारित सुपर कंप्यूटिंग जनरेटिव एआई पर उन्नत शोध और ओरियन यानी ऑपरेशनल रोबोटिक इंटेलिजेंस नोड का लाइव डेमो दिखाया। बोलीविया के उपराष्ट्रपति एडवन लारा मोंटानो भी आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। इस मौके पर कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। AIADMK ने DMK शासन का उपहास उड़ाते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री बजट के जरिए नागरिकों को कान छेदने का काम करेंगे। विपक्ष ने व्यंग्यपूर्ण तरीके से लंबित परियोजनाओं के लिए जनता को दान देने के लिए आमंत्रित किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नॉर्वे की संसद में वित्त समिति के प्रमुखों से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने भारत EFTA टैपा के संदर्भ में आपसी निवेश और सहयोग से नई गति देने पर चर्चा की। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।